वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। बीपीएससी भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबें संग तेरी यारी होगी। वेलकम टू 67th बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन बच्चों। आई डॉक्टर राकेश सिंह ऑन बिहाफ ऑफ केएसआईएस एकेडमी पटना वेलकम यू to the new and second channel of KSIS Academy। ये जो चैनल है एक्सक्लूसिवली बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये बना गया है। 15 नवंबर को 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चों का चयन होगा मेंस एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। और हमारा जो भी डिस्कशन अब केंद्रित होगा वो डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है जीएस पेपर में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में कैसे हम लोग 350 से 400 मार्क्स लाएं। ये पॉसिबल है, बच्चों को आता है और आपको भी आएगा। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पीटी और मेंस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव को देख लें। चूंकि पीटी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, इसीलिए हमेशा पीटी एग्जाम्स का जो रोल होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उस एग्जाम से निष्कासित करें। इट इज अ वेरी नेगेटिव रूल, बट दिस इज हाउ इट हैज बीन डिसाइडेड। लेकिन ठीक उसका उल्टा, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, और कैंडिडेट आयोग के इस सोच को आप अपनाइए। कहने का मतलब कि आयोग जो है अब मुख्य परीक्षा के प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से ऐसे कैंडिडेट का चयन करती है जो इस समाज को, इस राज्य को, इस राष्ट्र को सही सलामत रूप से, भली भांति रूप से, एक पूरे जोश के साथ चला सके। यानी मुख्य परीक्षा के द्वारा आयोग जो है आपके बिहार राज्य का भविष्य खोजती है, और इस पॉजिटिव रोल से आप अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अब चलते हैं प्रोसेस के आधार पर कि कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग जीएस पेपर में 350 to 400 मार्क्स ला सके। पहला देखा जाए कि मुख्य परीक्षा जो 29 दिसंबर से शेड्यूल्ड है, जो मेंस एग्जामिनेशन दैट हैज बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 29 दिसंबर, इसका आधार क्या है? हाउ डू दे सेलेक्ट द कैंडिडेट? सिलेक्शन का एक ही तरीका है, वो है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, अभ्यर्थियों का नॉलेज टेस्ट करना, ज्ञान टेस्ट करना। ज्ञान कैसे टेस्ट करते हैं? तो ज्ञान टेस्ट करते हैं रिटन एग्जामिनेशन से, लिखित परीक्षा से। याद रखिएगा बच्चों, पीटी का एग्जाम जो होता है उसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। इसका आधार बहुत कुछ निकल के आता है, लेकिन मुख्य परीक्षा को हम लोग लिखित परीक्षा या रिटन एग्जाम, और कभी कभी इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग कहते हैं। और यदि इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं तो बहुत ही प्रोस एंड कॉन्स होता है, इसका बहुत अर्थ निकलता है, इसका बहुत मतलब निकलता है कि हमारी आंसर शैली कैसे हो जिससे कि हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाने से पहले ये पहले देख ले कि अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जरा आंसर शीट्स का फॉर्मेट को जरा हम लोग देख ले। आंसर शीट के फॉर्मेट को हम लोग देख ले कि आंसर शीट आपका कैसे डिवाइस्ड होता है। जब आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इस तरह का आंसर शीट मिलेगा, और इस तरह का आंसर शीट मिलेगा
तो पहला ही सेंटेंस में ये लिखा रहेगा कि इस आंसर बुकलेट में, ये उत्तर पुस्तिका में 36 यानी 36 क्रमांकित पृष्ठ है। मीन्स देर आर 36 नंबर्ड पेजेस। कहने का मतलब है कि आपके आंसर शीट में कुल जो पेज है 36 है, और आपको अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा आंसर शीट्स आपको नहीं मिलेगा। मीन्स आपको जीएस में 8 क्वेश्चन लिखना होता है। यू हैव टू राइट 8 क्वेश्चंस। इसका अर्थ यह है कि ऑन एन एवरेज आप 4 पेज एक क्वेश्चन पे लगाए। कुछ क्वेश्चन का, जैसे कि कोई शॉर्ट नोट्स हो तो उसमें 2-3 हो जाता है, 2 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। कुछ फुल लेंथ क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है। और जीएस में देखेंगे हमेशा टेल एंड में बिहार के बारे में पूछा जाता है। तो अपने पेजेस को 4 से 4.5 तक रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश कीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन डिस्कशन। अब हम लोग देख लिए कि हमारे पास 36 पेज है और इसी में हम लोग को 8 क्वेश्चन लिखना है। तो हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि एग्जामिनर मार्क्स कैसे देंगे, किस किस आधार पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। तो पहला चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल में, कि मेंस आंसर राइटिंग इज लाइक राइटिंग अ गुड फिल्म स्क्रिप्ट। यदि फिल्म की कहानी अच्छी होती है तो आप देखते होंगे कि उस फिल्म में 3 पार्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड और एंड। पहला पार्ट में जिस तरह का फिल्म हो, फिल्म का यदि कोई टाइटल हो शोले या सास भी कभी बहू थी, तो अपने पात्रों को पहले सीन में वो इंट्रोड्यूस करता है। फिर जिस तरह का कहानी है, आपके केस में जिस तरह का क्वेश्चन है, उसको ये दूसरे और तीसरे पार्ट में, फिल्म के दूसरे और तीसरे पार्ट में उसको पोर्ट्रे करता है, दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस फिल्म का एंड होता है। यदि आपको एंड बहुत अच्छा लगा तो फिल्म हिट हो जाता है, और यदि एंड अच्छा नहीं रहा, ये दर्शकों के मुताबिक ना रहा एंड, तो फिल्म फ्लॉप कर जाता है। आपका मेंस का जो आंसर लिखने का तरीका है, उसमें भी 3 पार्ट है। उसमें भी देयर आर 3 पार्ट्स। और क्या क्या वो पार्ट है? पहला पार्ट है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रो देना ही पड़ेगा। यू हैव टू राइट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। दूसरा चीज, आपका मेन बॉडी ऑफ द आंसर, कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना होगा, तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर। और तीसरा है आपका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये 3 पार्ट जो है एक अच्छे आंसर का पहचान है, सिंबल है, स्टेटस है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस किस आधार पे मार्क्स दिया जाता है। तो इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स होता है, मूल्यांकन संकेतक होता है। पहला जो आधार, जो एग्जामिनर को प्रथम दृष्टि कहिए, फर्स्ट इंस्टेंस जो अट्रैक्ट करता है, वो इंट्रोडक्शन। यानी डज द कैंडिडेट हैज द एबिलिटी टू राइट एन इंट्रोडक्शन। क्या उसके पास परिचय संकलन की क्षमता है? यदि है तो वो कैसे लिखा है, और यदि लिखा है तो उसके दूसरे पैराग्राफ से उसका कैसा रिलेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसंग संकलन। यानी इजी राइटिंग एज पर द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन। क्या वो क्वेश्चन के अनुसार अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया है? इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉम्पिटेंस या प्रसंग संकलन। तीसरा है कंटेंट, प्रकरण, लिखा क्या क्या है। लैंग्वेज, किस तरह का लैंग्वेज यूज हुआ है, वो शैली, वो भाषा, वो शब्द
क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है? क्या ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है? क्या हिस्ट्री में जो है स्रोत का सही इस्तेमाल हुआ है? तो ये सब सारा कुछ आपके 3 और 4 में कैलकुलेट किया जाता है। और हम लोग 5, 6, 7 देखेंगे। अलाइनमेंट कॉम्पिटेंस, यानी क्या इसका सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ या फोर्थ पैराग्राफ रिलेटेड है, एक सिरे से चल रहा है, एक सिस्टमैटिक रूप से चल रहा है, या क्या व्यूज बहुत हौच पौच है? ये चीज आपका संरक्षण क्षमता और किस तरह से आंसर को जो है प्रस्तुत किया गया है उस पे मार्क्स मिलता है। और फाइनली आपको मार्क्स मिलता है निष्कर्ष संकलन पे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से जरा हम लोग ये परिचय संकलन और प्रसंग संकलन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कल्चर का एक क्वेश्चन है। आप तैयार रहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम है। तो ये क्वेश्चन है पाल 8 पे, और देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है पाल पीरियड। इट इज सेड दैट द पाल पीरियड witnessed the last great phase of Buddhism and the Buddhist art in India. In this context, explain the main features of Pal art and the reasons why it ended suddenly in the 13th century. क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में यह है कि पाल काल भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला के अंतिम चरण का गवाह है। पाल कला की मुख्य विशेषताओं की प्रशिक्षण करे और 13वीं शताब्दी में अचानक इसके समाप्त होने के कारणों का परीक्षण करे। क्वेश्चन में बहुत पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि पाल आर्ट को बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो है एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने की बात की गई है। ऐसे स्थिति में आप आंसर इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे स्थिति में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, एक लघु चित्रकला के बारे में आप बताएंगे और उसका महत्व बताएंगे, और इसी में पाल आर्ट के बारे में, पाल मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में, पाल आर्ट के बारे में आप बताएंगे और बताएंगे कि पाल लघु चित्र इतिहास में अलग क्यों है, और एक तरफ जहां बताते हैं कि वाई पाल मिनिएचर्स आर डिस्टिंक्ट इन हिस्ट्री, तब आपको पाल की विशेषता जो है परीक्षण करना चालू करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो हैं आगे का क्वेश्चन को, मैंने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पैराग्राफ को आप अलाइन करेंगे। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अलाइनमेंट कॉम्पिटेंस, संरक्षण क्षमता और संरचना और प्रस्तुति संकलन, ये दो पार्ट को हम लोग कैसे समझें और कैसे इसको आंसर में डालें, और अल्टीमेटली हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए भी चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक करंट अफेयर्स का। बिम्स्टेक इज अ डिजायरेबल अल्टरनेटिव टू सार्क and an extra feather to India's Act East policy. Analyze. बिम्स्टेक सार्क का एक वांछनीय विकल्प है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अतिरिक्त पंख है। विश्लेषण कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है। बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक और सार्क में क्या भिन्नता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिम्स्टेक एंड सार्क। बिम्स्टेक जो है सार्क से अच्छा एक संगठन के रूप में कैसे आप मानते हैं, और बिम्स्टेक जो है भारत के विदेश नीति में कैसे एप्रोप्रिएट है, कैसे सही बैठता है, और इसमें भारत की चुनौतियां क्या क्या है और भारत के लिए अवसर क्या क्या है। तो इतने पार्ट में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो पहला आपको इस जो है 2-4 लाइन आपको
बिम्स्टेक के बारे में बताना होगा, इसके सदस्यों के बारे में आपको बताना होगा। फिर आपको भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व को बताना होगा, नेबरहुड फर्स्ट के बारे में बताना होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नीति के बारे में बताना होगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य को कैसे आर्थिक विकास मिलेगा ये बताना होगा, है ना। चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव है, उसको कैसे ये उसका प्रभाव को कम करेगा ये बताना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो सार्क इसीलिए सही साबित नहीं हो पा रहा है, उसके विकल्प के रूप में कैसे बिम्स्टेक सही होता है ये बताना होगा। फिर आपको सार्क और बिम्स्टेक की जो भिन्नता है, डिफरेंसेस है, इसको बताना होगा। और फिर आपको निष्कर्ष के रूप में भारत की चुनौती और भारत का अवसर, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया एज फार एज बिम्स्टेक इज कंसर्न, यू हैव टू डिस्कस। तो बहुपक्षीय चर्चा है ना, मल्टी लेवल डिस्कशंस के बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी, सहयोग, कोऑपरेशन कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर भारत, इसमें क्या क्या अवसर हो सकता है, भारत के लिए क्या क्या आर्थिक इकोनॉमिक एडवांटेजेस है, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो है इनका सहयोग, इनका बढ़ावा, ये सारा कुछ करते हुए आपको जो है एक एप्रोप्रिएट निष्कर्ष देना पड़ेगा। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि आगे के सत्र में हम लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन में आता है डिस्कस, एनालाइज, वॉट, है ना, क्रिटिकली एनालाइज, है ना। डिस्कस मतलब वर्णन करें, समीक्षा करें, आलोचनात्मक समीक्षा करें, वर्णन करें। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आए, तो यदि क्वेश्चन पेपर 1 सेक्शन 1 में आए, जीएस की बात कर रहे हैं, यदि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आए तो उसको कैसे हम लोग को एनालाइज करना चाहिए। यदि यही सारा क्वेश्चन यदि पेपर 1 सेक्शन 2 करंट अफेयर्स में आए तो कैसे एनालाइज करना चाहिए। यदि इकोनॉमिक पोर्शन में आए, डिस्कस, एनालाइज, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, तो कैसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। यदि यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्णन कीजिए, है ना, इसका एनालाइज कीजिए, इसके महत्व को बताइए। तो हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है, और क्या सही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को आंसर लिखने का, वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।